हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा। आज दो वीडियो हमने स्टॉक फॉर द मंथ की डाली हैं। वो वीडियो उसी महीने की हैं जो महीने उसमें लिखे हुए हैं। फरवरी लिखा तो फरवरी, अप्रैल लिखा है तो अप्रैल। वो वीडियो हमने अल्फ़ा मेंबर्स जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर जो अल्फ़ा मेंबरशिप सीरीज़ है उस महीने के अंदर जो तारीख उसके ऊपर थंबनेल पे लिखी हुई है उस तारीख को वो पब्लिश की गई थी अल्फ़ा मेंबरशिप के प्लेटफॉर्म के दौरान। अब उन वीडियोस को क्योंकि हमारे जो टारगेट हैं वो अचीव हो गए हैं या हमें जो लगता था कि भाई इसके अंदर इतना पोटेंशियल है वो आ चुका है, तो वो वीडियो हमने रीशेयर की हैं अभी नॉर्मल फोरम के ऊपर। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल कर रहे हैं कि सर प्राइस तो पुराना लग रहा है। देखिएगा तो हमारी जो टारगेट पूरे हो जाते हैं या जो अचीव हो जाते हैं हमारे, जहाँ तक कि हमने वो जो रखा था तब हम वो वीडियो नॉर्मल फोरम पे शेयर कर देते हैं। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो डेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो उसी डेट पर वीडियो शेयर की गई थी जिस डेट पर वो दिखाई जा रही है। तो बस ये तो थी चर्चा उस पुरानी वीडियो संबंधित। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की बात ये है कि बाजार के अंदर एक बहुत बढ़िया वाला झटका आपको मिलने वाला है। इस महीने मिले, अगले महीने मिले, 15 दिन में मिले, बट वो ऐसा झटका आने वाला है बाजार के अंदर जो हमें भी याद रहेगा। मतलब हमें याद इसलिए रहेगा कि जब सारी दुनिया तेजी में हो और एकदम झटका लगे, कोई उम्मीद ही ना कर सके कि यार बाजार गिर जाएंगे, उस तरीके के इवेंट को जनरली बोला जाता है ब्लैक स्वैन इवेंट। तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ब्लैक स्वैन इवेंट बिल्कुल कॉर्नर पे है, पर हाफ ऑफ ब्लैक स्वैन इवेंट, यानी कि जो ब्लैक स्वैन इवेंट होता है उसमें तकरीबन 15-20% बाजार टूट जाया करते हैं। बट मुझे ये ब्लैक स्वैन इवेंट जो है वो लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आ सकता है। इंडेक्स में तो हो सकता है कि 5 से 7% की करेक्शन आपको आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर जरूर से जरूर देखने के लिए मिले। 10% तक भी जा सकती है वो। और ये जो करेक्शन होगी ये सीवियर होगी। उसके रीजंस फंडामेंटल है हमारे साथ, और टेक्निकल सेटअप और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी अगर हम कंपेयर करें तो हम एक मार्जिनल डिफरेंस के ऊपर चल रहे हैं और एक स्टोरी प्ले हो रही है। रीजंस कहाँ से आएंगे वो मैं आपके साथ चर्चा कर ही रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहला रीजन इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको एक ओवर रेटेड करके दिखाया गया है बाजार के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, हम वर्ल्ड में सबसे अच्छा कर रहे हैं, बट जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जितनी रोजी पिक्चर दिखाई जा रही वास्तव में उतनी नहीं है। क्योंकि अगर हम जब ऑटो के नंबर्स देखने के लिए जाते हैं तो केवल 15 से 20% की जो हमारा पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन का वही इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। बाकी जो 80% इकोनॉमी है वो काफ़ी ख़राब कर रही है। आप देखिएगा किसी भी जो ऑटोमोबाइल्स के नंबर देखिए, आप किसी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के नंबर देखिए जो टू व्हीलर्स में है। भाई साहब बजाज ऑटो ने अभी तक ऑटो के नंबर्स पेश नहीं किए हैं। सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लगभग नंबर्स आ गए हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। मतलब आप समझते हैं टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के नंबर्स इतने खराब हैं, जो पिछले महीने भी खराब थे। ये क्या बता रहा है कि जो मिडिल क्लास है उसकी भाई इनकम के ऊपर डेंट पड़ा हुआ है, उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वहां पर डेंट है। दूसरा आप देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प के नंबर देखिएगा, वो खराब थे। अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वीडियो के इस हिस्से में। वहां से पता चल रहा है कि इकोनॉमी खराब कर रही है। जीएसटी के नंबर्स में हमने देखी जो चीजें, तो जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं वैसी पिक्चर है नहीं वास्तव में, और बाजार ने ओवर रिएक्ट किया है। ये मेरा मानना है, आप माने ना माने, तो बाजार ने ओवर रिएक्ट किया है। और कल बैंकों के प्रोविजनल डेटा भी आ जाएंगे, तो अब आपको वहां पे पता चलेगी कि भाई क्या डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, क्या लोन ग्रोथ हो रही है। देखिएगा लोन लेने वाले लोगों की तो कोई संख्या की कमी नहीं है, खूब लोन लेने वाले, लेकिन ये ऐसा रिटेल सेगमेंट है जिसको बैंक की लोन नहीं देना चाह रहा क्योंकि उसका क्रेडिट प्रोफाइल ही बढ़िया नहीं है, और जिसका क्रेडिट प्रोफाइल बहुत बढ़िया है वो लोन ही नहीं लेना चाहता। मान लीजिएगा हमारे पास 5 रोज फोन आते हैं कि लोन ले लो, हमने रोज हम 10 नंबर ब्लॉक करते हैं लोन लेने वालों के, भाई लोन ले लो लोन ले लो, 10 नंबर रोज ब्लॉक करते हैं। लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा उनको लोन नहीं चाहिए, और जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है उनको लोन चाहिए, उनको बैंक या जो एनबीएफसी वो लोन देने के लिए तैयार नहीं। तो टू व्हीलर्स के नंबर्स आपको सबसे पहले इंडिकेशन दे रहे हैं भाई नंबर्स इकोनॉमी के अंदर तकलीफ है। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं, मारुति के नंबर्स देखिएगा। मारुति के अंदर जो 6 लाख या 7 लाख से नीचे की गाड़ियां हैं उनकी सेल देखिएगा, उनकी सेल में डी ग्रोथ है। वो नंबर्स भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई मिडिल क्लास बुरी तरीके से फंसा हुआ है, यानी कि उसकी इनकम जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, उसके घर के खर्चे उससे कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ गए हैं। तो वो
एक नई डिमांड जनरेट करने की स्थिति में नहीं है, और वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो रियल जीडीपी की ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है 6% की आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो 5% 4.5% पे अगले साल जा सकती है। बेशक से हम इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन हैं, वो पिछले दोनों क्वार्टर में मुझे जहां तक मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे तो देखिएगा वो खराब ही लग रही थी। बाजार ने उसके आगे रिएक्ट भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक बियर मार्केट आने की भी संभावना हमें लग रही है, और अगले 7, 8, 10 महीने बाजार एक निचले लेवल पर ले जाकर कंसोलिडेट होगा, और फिर हमें लगता है कि एक इकोनॉमी में एक तेजी आ सकती है। तो इसी वजह से अभी जब मैं डेटास को एनालिसिस कर रहा था, और अब देखिएगा हम जो एडवांटेज ले रहे थे ना ब्रेंट क्रूड का, क्रूड सस्ता हमारे को मिल रहा था, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था। अब वो भी $90 के ऊपर जा रहा है, तो आगे वो चैलेंजेस भी हमारे सामने है। डॉलर 83 के ऊपर आ गया, वो भी चैलेंजेस हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को भी देखेंगे, ये चार्ट 1 घंटे का चार्ट है, जैसे ही बाजार ऊपर जाता है ना, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। आप टेक्निकल्स को के साथ अब जो फंडामेंटल्स है ना, वो आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये पूरा रिजल्ट सीजन है, देखिए अभी रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे, बाजार के अंदर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपको अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में भी मिलेगा, बट लार्ज कैप में मुझे कम लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के अंदर बहुत बढ़िया वाली पिटाई होगी, और यहां से 6 से 8 महीनों के दौरान जो है काफी डी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब पैसे तैयार रखिए, और उस समय पर जो लोग खरीदेंगे, मुझे लगता है कि वो एक अगले 1-1.5 साल में 30 से 40% की रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो क्योंकि सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे, उसी में तो काम है। महंगा खरीदोगे यार, महंगे बाजार में महंगा खरीद लिया, बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो अब देखिएगा, हमें सस्ता एक ही चीज लग रही है, वो आपको पता है, हमने पेपर्स ही सस्ते लग रहे हैं, पेपर ही खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर पिछले साल हम फार्मा में खूब बुलिश थे, हमने खूब दब के फार्मा की आपके साथ बात की, तो फार्मा ने भैया आउट परफॉर्म कर लिया। तो अपने 1.5 साल से हम फार्मा चिल्ला रहे थे, भैया फार्मा में पैसे बन गए। अब मीडिया फार्मा चिल्ला रहा है, अब हम फार्मा नहीं चिल्ला रहे, हम फार्मा बेच रहे हैं। अभी भी फार्मा स्टॉक्स हैं मेरे पास, पर हम हर राइज में बेचने की कोशिश करेंगे। भैया वैल्यूएशंस का गेम है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, भैया निकल जाओ, सस्ती मिलेगी फिर फार्मा, फिर पकड़ेंगे फार्मा को। ऐसा नहीं है फार्मा बिल्कुल खाली कर दिया, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में, हालांकि पेपर्स ज्यादा हो गए, पेपर्स के बाद अभी भी सबसे बड़ा पोर्टफोलियो फार्मा ही है मेरे पोर्टफोलियो में। और इन दोनों पोर्टफोलियो से ज्यादा मेरे पास कैश इन हैंड है, यानी कि पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे पास कैश इन हैंड है, उसके बाद पेपर स्टॉक है, उसके बाद फार्मा, और उसके बाद फिर मिसलेनियस स्टॉक्स है। तो एज ए डिस्क्लोजर आपके साथ ये चर्चा मैंने आपके साथ की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी, यार ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है, निफ्टी जैसे ही ऊपर जाता भाई सस्टेन ही नहीं कर रहा, सस्टेन नहीं कर रहा, और ये सस्टेन कराने की कोशिश, देखो मैं कह रहा हूँ सेल ऑन राइज है बाजार को नीचे मत बेचना, क्योंकि बाजार के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर है वो इस बात को समझ गया, भाई बाजार में ऐसे लोगों की एक जमात है जो खरीदने के लिए तैयार है, तो भैया उसको मैं सस्ता माल क्यों बेचूं जब वो महंगा खरीदने के लिए तैयार है। तो बाजार बार बार ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर बाजार आए, जो बड़ा प्लेयर है वो सेल कर रहा है, वो हर राइस पे सेल कर रहा है, यानी कि आपको लोअर हाइज बनते हुए नजर आएंगे, और बाजार एकदम क्रैश कर जाएगा ऐसी संभावना अभी तो मुझे नहीं है, बट मुझे लग रहा है धीरे 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 करके FIIs तो खाली अपना प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। प्रॉफिट का भी केवल 1 या 2% हिस्सा अगर रोज निकालेंगे ना, तब भी वो इतने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, और उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं उपलब्ध इस समय पर। ये देखिएगा, ये चार्ट है वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद भी हमने कंटिन्यू अगली रेड कैंडल बनाई। बहुत लोगों का मानना है कि यहीं से पुल बैक करेगा, बट मेरा मानना है कि पुल बैक करेगा ना, जो भी पुल बैक हो ना भैया सेल होएगा, पुल बैक टिकेगा नहीं। सेल ऑन राइज मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है, बाय ऑन डिप्स नहीं है, सेल ऑन राइज है, और नीचे जाए तो बेचना भी नहीं है। बाजार उठ के आएगा, उठने दो, इंतजार करो, पेशेंस रखो। और मुझे लगता है कि इस समय पर जहां पर भी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, रिजल्ट सीजन होने से पहले, शुरू होने से पहले बिकवाली जो है बड़े प्लेयर्स ने कर लिया पिछले महीने। और जो बात होती थी ना भाई अक्टूबर बहुत तेजी, जैसे मैंने भी वीडियो को पहले इससे मैं आपके साथ चर्चा की थी, अक्टूबर में बहुत भयंकर तेजी होने वाली है, मुझे नहीं लगता, मेरा कॉन्ट्रा व्यू है। और रीजन अभी ऑटो के नंबर्स आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी निफ्टी में भी बात करें, बैंक निफ्टी में बिल्कुल मतलब टेक्निकल पुल बैक भी नहीं दे रहा, पुल बैक आया भैया सेल ऑन राइज करो। अब आप देखो इंटरप्ट डे बेसिस पर फ्राइडे के सेशन में राइज आया, ऊपर से भाई साहब क्या रेड कैंडल बनी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, पिछली 3 घंटे की कैंडल को एक ही कैंडल में साफ करके। ऐसा लग रहा था बहुत प्लेयर्स को, क्योंकि जो बुल मार्केट रही पीछे, कि भाई हर राइज पे आएगा माल, और फिर शाम को शॉर्ट कवरिंग आएगी, शाम को शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, शाम को सेलिंग आ गई। तो ये जो इंडिकेशन है
कि 2:30 बजे और 3 बजे के बाद पूरे दिन की तेजी को पूरा बाजार खा रहा है और एक ही कैंडल से ये इंडिकेट कर रहा है। हालांकि कल एक डेटा पे आप जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि बैंकों के कल से प्रोविजनल डेटा आने शुरू हो जाएंगे। अगर वहां पर आपको लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों 3-3.5% से ऊपर ना मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर तो आपको 10-12 मिलेगी, क्योंकि 7% तो इन्फ्लेशन ही है, 10-12-15 तक मिल जाएगी, 12 तक मिल जाएगी, 10 से 12। लेकिन अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से 3 या 4% की ग्रोथ ना मिले, ये समझ लेना डेटा वीक है। और हो सकेगा हम भी चर्चा करें आपके साथ कल प्रोविजनल डेटा के ऊपर। एनएससी बैंक के अंदर भी देखिएगा, अब अगर आप वीकली कैंडल भी देखें, पिछले हफ्ते की इतनी, मतलब ये जो इससे पिछला हफ्ता था जो सितंबर में था, उस हफ्ते के दौरान आप देखिएगा क्या बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद एक्सपायरी में भी एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी। और अब की यार मुझे लग रहा है कि बाजार जो है 44,000 को तोड़ेगा इस बार। ये एक अच्छी स्पोर्ट है, बट इस बार, इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते तो हो सकता है 44 को और 43,800 को टेस्ट कर दे। लेकिन जब तक रिजल्ट का सीजन शुरू होगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो मेन स्पोर्ट है बाजार 43,800 के नीचे 43,400 को भी टेस्ट करेगा। और अगर रिजल्ट खराब हो गए तो 43,400 भी इस बार सुहा हो जाएगा। तो मेरा मानना यह कि नीचे ले जाके नहीं बेचना, बाजार को ऊपर आने दो, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी चले, बेचना शुरू करो, ठीक है जी। और उसके बाद थोड़ा इंतजार करो, और ऊपर जाता है सेल ऑन राइज, ठीक है जी। अब देखिएगा पॉलिटिकली भी टेंशन आने वाली है। अब बाजार में ना वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। वो तो हमने पुट कॉल के जो रेशियोज है ना, उसके बजाय हम उसको देख रहे हैं कि जो पुट के प्रीमियम इंडिया विक्स, क्योंकि मेरी देखिएगा कुछ, क्योंकि हम अपनी हेजिंग में, अब आप कहोगे सर आपने तो तेजी कर रखी, तेजी नहीं कर रखी, अपनी पोजीशन के सामने हमने 43,000 की पुट बेच रखी है अक्टूबर मंथ की, सॉरी नवंबर मंथ की। तो जो नवंबर मंथ की जब हम पुट बेचते हैं, क्योंकि हमारी 1-2 महीने आगे की पुट बेच के रखते हैं हम, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ज़्यादा काम करते हैं कि भाई जो समय बीतेगा उसके पैसे हमें मिले, तो वो एक तरीके से हेजिंग भी हमारी। तो वो जो हमने पुट बेच रखी है उसके प्रीमियम इस बार, इस महीने की सीरीज में तकरीबन, पिछले बार जब हम यही सेम पोजीशन बेच के रखते थे 40 से 50 रुपये ज़्यादा चल रही है। तो जो 40 से 50 रुपये ज़्यादा चल रही है, इसका ये इंडिकेशन है कि जो पुट, हम तो हालांकि सेलर है बट हमारी दूसरी पोजीशंस मंदी की भी हैं, लेकिन हमने अपनी पोजीशन अभी खाली रख रखी, जैसे राइज करे वैसे बेचो, जैसे राइज करे वैसे बेचो। और ये स्ट्रेटेजी हम पिछले 1-1.5 महीने से हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही है। और अब अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो हम पुट बेच रहे हैं, तो ये पुट के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े प्लेयर्स पुट की बाइंग कर रहे हैं और ज़्यादा पैसे देके बाइंग कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस भी हमें मिल रहा है। अगर हम बात करें एनएससी बैंक की 1 मंथ के चार्ट पे, तो 1 मंथ के चार्ट पे तो देखिएगा फिर भी ग्रीन कैंडल बन गई है। और नीचे से, हालांकि अभी इस महीने की जो शुरुआत है वो होनी है, तो फिर भी कुल मिलाकर ये एक बेस के ऊपर है, पर मुझे लग रहा है 43,400 इस महीने टेस्ट कर लेगा। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आने शुरू होंगे या प्रोविजनल डेटा में भी कोई अगर कोताही हो गई कहीं पर, तो बाजार की कुटाई करने में बड़े प्लेयर्स देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि माल पड़ा है रिटेल के ऊपर। जैसे हमने भी, मान लीजिएगा हम भी अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे हमने भी एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्तों में खरीदा है, और कुछ हमने कोटक बैंक में भी तेजी कर रखी है, हालांकि वो ऑप्शंस के माध्यम से है कि अगर नीचे के, अगर कोटक महिंद्रा जाएगा तो वो हमारे पास डिलीवरी आ जाए उसकी, यानी कि नीचे के ऑप्शंस की हमने सेल कर रखी है। तो कुल मिलाकर, बट वो डिलीवरी लेने का पर्पज़ है, वो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करी है। ठीक है, सही भाव पे अगर कोटक बैंक मिलेगा तो हम उसको ले लेंगे, तो भाव का बात है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मारुति सुजुकी ने 3% की राइज किया ना हायर यूटिलिटी व्हीकल्स। यार 3% की सेल, एक साल में 3% की सेल करी ना, नंबर्स में भाई क्या आएगा, 10,500 का शेयर चल रहा है। और आज आप देखेंगे मारुति सुजुकी की जो पी रेशियो भी है ना, वो भी अपने हाई वाले सेगमेंट में चल रही है। अब अगर आपको मैं बताऊं, डोमेस्टिक सेल्स बढ़ी है 2.5% और यूटिलिटी व्हीकल सेल्स करी है 82%। और जो कॉम्पैक्ट बिजनेस है, यानी कि जो मिड साइज की गाड़ियां हैं, मिनी गाड़ियां हैं, वहां पर सेल 22.5% घट गई है। ये इंडिकेशन पर ध्यान रखिएगा। 2 व्हीलर्स के नंबर पे सेल देखिएगा, 2 व्हीलर्स में डिस्ट्रप्शन बड़ा जबरदस्त हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि उन्होंने ईवी में भी इन्वेस्टमेंट कोई खास नहीं की है। और इस समय पर अगर तीनों स्पेस में देखें, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और बजाज ऑटो, टीवीएस सबसे बेटर सिचुएशन में आज की डेट में, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है, हीरो ने भी किया, बट बजाज ऑटो की ईवी में इन्वेस्टमेंट सबसे नीचे की तरफ है। तो हालांकि ईवी में हमें लग रहा है, तो ये जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है, जैसे मान लीजिएगा ई रिक्शा वाला है, बड़ा चलन में आ गया है,
तो वो वास्तव में जो ब्रांडेड कंपनियां नहीं है उनके वो टू व्हीलर्स की सेल खाली, अगर किसी के घर से ई रिक्शा भैया उसको लेके जा रही है, उसके ऑफिस में 10 रुपये छोड़ रही है, तो जो इनकम ग्रुप है भाई 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार सैलरी लेने वाले लोग हैं और वो 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें ऑफिस से घर आना है, घर से ऑफिस आना है, तो क्यों टू व्हीलर्स लेना है। तो ये जो ई रिक्शा का जो चलन हुआ है देश के हर हिस्से में जो है हो रहा है, उससे भी देखिएगा टू व्हीलर्स की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा देखिएगा इनकम ग्रुप का भी जो है इम्पैक्ट है, इनकम बढ़ नहीं रही है, तो मिडिल क्लास कह रहा भाई अभी कोई बात नहीं, अभी मैं टू व्हीलर थोड़े दिन रुक के ले लूँगा, पुराने से काम चला लेता हूँ। तो वो जो सेल है। फिर दूसरी बात क्या है, गाड़ियों की सेल पे देखो, गाड़ियों में जो छोटी गाड़ी है, मतलब जो अपग्रेड करना चाह रहा है अपने आप को टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से, वो जाना चाह रहा है फोर व्हीलर पे, वो अपग्रेडेशन नहीं है। तो जो मतलब एंट्री लेवल गाड़ियां हैं वहां पर मारुति का भी देखो, मारुति का जो सेगमेंट है ना, वैसे भी ये भी तो सेल घट रही है। और दूसरा एक और चीज है, जो नई कंपनी आ रही है, MG हेक्टर है, ठीक है जी, उस तरीके की जो कंपनियां हैं वो इनका मार्केट शेयर भी खा रही हैं। तो मारुति खाली इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है मिनी गाड़ियों से, लेकिन जो बड़ी सेगमेंट की गाड़ी हैं उसमें भी मारुति का शेयर जो है दूसरी कंपनियां टेक ओवर कर रही हैं। हुंडई जैसी जो कंपनियां हैं वो अपनी प्रेजेंस जो है रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि मारुति सुजुकी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां तो बना रही है, लेकिन लोगों का रुझान जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम है। लेकिन ग्रोथ इनमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पूरी ऑटोमोबाइल्स की जो सेल है वो बहुत बड़ी है, बट जो कंपनी थोड़ा अच्छा कर रही है तो 13% की सेल ईयर ऑन ईयर है। और हुंडई के अंदर आइशर मोटर में देखिए फिर आइए रॉयल इनफील्ड पे। अब आप कहेंगे सर हीरो मोटोकॉर्प भी और बजाज वाले भी तो इनके कंपटीशन में गाड़ी ला रहे हैं, और हार्ले डेविसन से जो है उन्होंने टाई अप किया और बाकी कंपनी से किया है, वहाँ पे कौन सा भैया हो गया सेल। देखो इनफील्ड की भी कर गई 4% साल दर साल। अगर इकोनॉमी ठीक चल रही है तो भाई यहाँ पे तो घटनी नहीं चाहिए। ये तो ऐसी गाड़ी है भाई जो हमेशा एवरग्रीन रहती है। तो रॉयल इनफील्ड की जो सेल है वो 4% घट गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बाकी जो आइशर मोटर की कमर्शियल व्हीकल, देखो कमर्शियल व्हीकल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो गाड़ियां हैं पुरानी हो चुकी हैं काफ़ी, और जो कोविड के टाइम पर भी जो है बहुत गाड़ियां बिकी नहीं है, तो अब थोड़ा सा पिकअप आ रहा है कमर्शियल व्हीकल्स में। तो कमर्शियल व्हीकल्स में क्यों, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो इसलिए भी डिमांड में आ रही हैं कि स्कूल कॉलेज जब पीछे जो ख़राब हो गई थी गाड़ियाँ जो खड़ी खड़ी भी, क्योंकि स्कूल बंद रहे, वहाँ से भी अच्छी डिमांड आ रही है। उसके अलावा भी जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या जो बाकी नेटवर्क है, वहाँ पर भी एक कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। और सबसे खास बात है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव है, तो वहाँ से देखिएगा थोड़ा पिकअप आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टाटा मोटर्स की जो कंज्यूमर व्हीकल्स है वो जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसकी सेल 5% घट गई है। तो टाटा मोटर्स की भी, हालांकि टाटा मोटर्स में क्या है कि वो सारा जो उनका जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का वो वहाँ से मैनेज कर लेता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स अच्छा कर रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में 5% का फॉल है। तो थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा हो तो ये वाली स्क्रीन यूज़ करते हैं। देखिएगा मारुति सुजुकी ने पिछले साल के मुकाबले में केवल 2% की ग्रोथ की है गाड़ियों में। हुंडई ने 9% की ग्रोथ की है, टाटा मोटर्स ने 5% की डी ग्रोथ की है। सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया महिंद्रा ने। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ऑटो स्पेस में बेस्ट स्पेस अगर फोर व्हीलर में कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है वो अभी भी मुझे महिंद्रा। इसकी चर्चा मैंने 1 महीने पहले भी की थी आपके साथ, बट मेरा कोई निजी निवेश अभी हाल फिलहाल में नहीं है। कुछ शेयर्स फ्री वाले शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हो सकते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स 44%, तो टोयोटा अच्छा कर रही है। मतलब आप ऊपर की प्राइस में जाओ, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ियों में जाओ, 1 करोड़ की गाड़ियों में, भाई बहुत अमीर होता जा रहा है। और जो अपर मिडिल क्लास है वो भी स्टेबल है, वो इंप्रूव ही कर रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, भाई उसकी तो धज्जियां उखड़ गई हैं। वो यहाँ पे ऑटो के नंबर से भी आपको पता चल रही हैं। होंडा कार की भी जो सेल है वो साल दर साल कितनी बढ़ी है, 13%, और सितंबर 22 से सितंबर 23 में। और MG जो मोटर्स है उसकी 31%। अब यहाँ पे डी ग्रोथ कहाँ पे आ रही है, अगर 6 महीनों के अंदर भी देखें तो पूरे 6 महीने की सेल के अंदर होंडा ने खराब परफॉर्मेंस की है 20%। बाकी जगह 6 महीनों में आपको सेल्स ग्रोथ ठीक मिल रही है, लेकिन मारुति सुजुकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देखें पिछले 6 महीनों से इसके 6 महीनों में 10% है। बट कुल मिलाकर ये चीज़ समझ में आ रही है कि मारुति अपना मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है रेगुलरली, ठीक है जी। और मारुति की जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसका रुझान भी कम हो रहा है। टीवीएस मोटर जो दिग्गज कंपनी है, क्योंकि उसने ईवी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, न्यू मॉडल्स में भी काम कर रही है, R&D पे भी बहुत अच्छी मतलब पकड़ है,
मतलब टीवीएस ग्रुप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टू व्हीलर स्पेस में अगर तीनों को देखें, चारों को भी लगा लें, होंडा मोटर्स, टीवीएस और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और बजाज, उसमें सबसे बेहतर कर रहा है आज की डेट में। मेरा कोई निवेश नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प सेल्स अप 3% टू 5.36 लाख यूनिट्स, केवल 3% यूनिट जो है वो सितंबर 2023 में बढ़ गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई वो सेल्स कहाँ पर जा रही हैं। इसके अलावा जो हीरो मोटोकॉर्प की जो इन्वेस्टमेंट है एथर के अंदर, वो भी अल्टीमेटली लॉस में चल रही है। हालांकि वहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के अच्छा करें। बजाज ऑटो ने अभी जो है नंबर दिए ही नहीं है, बट बजाज ऑटो के नंबर अगस्त के भी काफ़ी ख़राब थे। और बजाज जो है मुझे लगता है कि सबसे कमज़ोर खिलाड़ी है आज की डेट में यहाँ पर। तो यहाँ पर और बजाज ऑटो की मैनेजमेंट भी कहती है कि जो एंट्री लेवल के जो बायर्स हैं वो दोबारा वापस आएंगे हमारे पास, इस बात की भी संभावना नहीं है। तो फोर व्हीलर्स में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो मारुति सुजुकी, जिसका मार्केट शेयर जा रहा है। टू व्हीलर्स में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो आज की डेट में बजाज ऑटो है। तो यहाँ पर हमें जो आपके साथ एनालिसिस में हमें अपना व्यू लगता है, तो इस हफ्ते का जो टारगेट है वो तो चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। तो देखिएगा निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर इस महीने के दौरान आपको नेक्स्ट हफ्ते में 19,300 का बेस है, ऊपर 19,800 का एक ब्रॉडर रेंज है। अगर हम एक मिड रेंज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 19,430 जो है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जहां पर अभी बाजार चल रहा है यहाँ से 100-150 पॉइंट, यानी कि ऊपर की रेंज हमारी 19,800 है ब्रॉडर और नैरो रेंज में, और लेकिन नीचे की रेंज नैरो रेंज में 19,420 और ब्रॉडर में 19,300 के आसपास जाती है। और 19,800 हमारे को निफ्टी में लगता है। और मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर चलता भी है और आपका धैर्य है, आप धैर्य रख सकते हैं अगले 2 से 3 महीने, तो मुझे लगता है कि जो भी राइज आएगा ना वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक में बात करें तो निफ्टी बैंक में अभी मैं यही कह सकता हूँ कि जो दायरा इन्होंने 46,000 का अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है वो शायद अब हाल फिलहाल में इस हफ्ते तो नहीं आना। मुझे लगता है कि 45,200-300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और नीचे बेस जो है वो 43,800 के आसपास है ब्रॉडर रेंज में। ऊपर की रेंज हमारी यही रहेगी 45,300 के आसपास, और नीचे की जो रेंज है वो ये हो सकता है कि नैरो में जाएंगे तो 44,000 के आसपास एक बेस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस हफ्ते में ज़्यादा करामात ना हो, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक आएंगे, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, कुछ और डेटा आएंगे, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। और मैं देखिएगा निफ्टी बैंक पे ना अभी ज़्यादा आपको इस बार अभी नहीं बोल सकता, ना मैं ऊपर का ना नीचे का, क्योंकि कल के जो प्रोविजनल डेटा आएंगे, जब कल से प्रोविजनल डेटा आएंगे वो इंडिकेट करेंगे। अगर वो प्रोविजनल डेटा खराब आ गए तो बाजार ना नीचे के लेवल्स में, यानी कि 44,000 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ सकता है। बट वो खराब आने के बावजूद भी ऐसा नहीं, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट एरिया है 44,000 के नीचे, कि 43,400 शायद नहीं तोड़ पाएगा किसी भी हाल में। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब रिजल्ट आ जाए बात अलग है, मतलब प्रोविजनल डेटा, अदरवाइज मुझे लगता है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ऊपर की तरफ बहुत बेहतरीन आ जाएं तो वो फिर बाजार इंतजार करेगा भाई, जब एनपीए का डेटा भी तो देखेगा ना, रिटेल की तरफ पैसा मार रहा है। तो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ 45,200 45,300 एक रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है, और डेटा हम जो है क्लोजली इंतजार कर रहे हैं। तो कल सुबह शायद हमारे को बाजार खुलने से पहले 1-2 बैंकों के प्रोविजनल डेटा आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें लोन के और डिपॉजिट्स के डेटा आ जाएं। और तकरीबन 23 मिनट हो गई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।